हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर है। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब आपने समझ लिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे जो एमएससीटी लेवल पे मेनली पूछे जाएंगे और स्टेट बोर्ड्स में भी जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट किए गए। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन जेई में भी पूछे जा सकते हैं, करेक्ट है। तो जेई में पूछने का तो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपके जो स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी बेसिक्स है, उनके रिलेशन में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से स्ट्रेट लाइंस को सेपरेट कर लो और बाद में फिर वो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके स्ट्रेट लाइंस के। तो इस प्रकार से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। सारा बेसिक्स आपको मालूम है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy माइनस 7y स्क्वायर इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन c इक्वल टू। देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको इस इक्वेशन से, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने से a1 आ गया और 2h आ गया माइनस 2c और d आ गया माइनस 7। अब आपको ये मालूम है कि इस इक्वेशन में चूंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सम ऑफ द स्लोप्स का फार्मूला माइनस 2h अपॉन बी। तो माइनस 2h मतलब 2c हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो 2c, और b है माइनस 7। और प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है? प्रोडक्ट का फार्मूला है a बाई बी, करेक्ट। a का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू माइनस 7। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सम है स्लोप्स का वो 4 टाइम्स है स्लोप के प्रोडक्ट का। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1 इंटू m2। तो m1 प्लस m2 तो 2c अपॉन माइनस 7 आ गया, 4 m1 m2 1 अपॉन माइनस 7 आ गया, 2c अपॉन माइनस 7, करेक्ट है। फाइन, तो ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब c इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसान है। एमएससीटी लेवल के एग्जाम्स और स्टेट बोर्ड्स में भी जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे फंडामेंटल्स को कवर कर रहा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोलते हैं, द इक्वेशन 7x स्क्वेयर माइनस 12xy प्लस 5y स्क्वेयर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन सर्कल टू परपेंडिकुलर लाइंस टू लाइंस थ्रू ओरिजिन। देखिए ये इक्वेशन है, देखते ही पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो ये है, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। करेक्ट है, यहाँ तो कोई इशू ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन क्या करते हैं हम, ये बाकी ऑप्शंस को भी चेक करने की कोशिश करते हैं। पैरेलल्स की कंडीशन कब होती है? ये पैरेलल मतलब कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जब एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी होगा। तो देखो यहाँ पे एच का वैल्यू 2h का वैल्यू माइनस 12 है, इसका मतलब h का वैल्यू तो माइनस 6, और a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 5 है। तो h स्क्वेयर हो जाएगा 36 और ए बी हो जाएगा 35। तो एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो जाती है ऑप्शन से कि ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस की कंडीशंस को भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया। चलिए परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर a प्लस बी 0 हो जाएगा तब ये लाइंस परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट है। तो चेक कर लीजिए a प्लस बी 0 है क्या? तो a कितना है 7 है और b कितना है 5 है, ये 12 है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस नॉट परपेंडिकुलर। तो ये ऑप्शन भी हट गया, करेक्ट है। अच्छा, अब सर्कल के बारे में आप जानते हैं, ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल के इक्वेशन में हमेशा a इक्वल टू बी होना चाहिए और एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए। a इक्वल टू बी एंड नो एक्स वाई टर्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ही बोल सकते कि एक्स वाई टर्म है, इसीलिए ये सर्कल तो नहीं हो सकता, करेक्ट है। सर्कल के इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई टर्म नहीं आएगा। तो मैंने सर्कल का बेसिक भी बताया, लाइंस कब परपेंडिकुलर होगी और लाइंस कब पैरेलल होगी, और ऑफ कोर्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं।
और ये मैंने आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम से लिया है। ये क्वेश्चन 2016 स्टेट बोर्ड्स में आया था। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो 2,3 से भी पास हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसी कुछ होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे की होगी, और ये दोनों लाइन्स जो है पास हो रहे हैं किससे, 2,3 से। 2,3 से होगी मतलब इसका इक्वेशन x इक्वल टू 2 और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3। करेक्ट है, बस हो गया काम खत्म। x इक्वल टू 2, अब जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तभी हम जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस, मतलब एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और एक लाइन वर्टिकल होगी, जो 2,3 से पास हो रही है। 2,3 से पास हो रही है मतलब जो लाइन वर्टिकल है उसका इक्वेशन x इक्वल टू 2 होगा, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है उसका इक्वेशन y इक्वल टू 3 होगा। अब क्योंकि जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो ये जो इक्वेशन है उनके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन आपको ऑलरेडी मालूम है। एक और क्वेश्चन मैं स्टेट बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन को लेता हूँ और ये क्वेश्चंस को देखिए। फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 6x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 2x प्लस y। ये भी 2016 स्टेट बोर्ड्स में आया था। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं है लेकिन एमसीक्यूज बन जाएगा। वैसे के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है साहब, तो इसको कंपेयर कर लीजिए तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2h इक्वल टू k आ जाएगा, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगी, कांस्टेंट टर्म तो होगा नहीं। तो आपको के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ऑलरेडी स्लोप निकल गया, m1 निकाल लेते हैं हम इसका, तो -2। करेक्ट है, अब आपको मालूम है कि m1 प्लस m2 ये होता है -2h अपॉन b, ये फार्मूला आपको मालूम है। 2h का वैल्यू k है, मतलब ये हो जाएगा -k अपॉन 1 दैट इज -k। तो यहाँ से देखिए m1 का वैल्यू अगर -2 लेता हो तो m2 इक्वल टू -k आ गया। करेक्ट है कि नहीं, k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 ले लीजिए। और दूसरा m1 इंटू m2 का भी फार्मूला आपको मालूम है, a बाई बी। a 6 है, b 1 है, तो सिंपली 6, और अब यहाँ से आप m2 निकाल सकते हैं। m2 हो जाएगा 6 बाई m1, m1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 बाई -2 मतलब -3। तो अब ये m2 का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए 1 से आपको, तो -2 और m2 है -3 दैट इज इक्वल टू -k। तो सिंपली k इक्वल टू 5 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, m1 प्लस m2 की कंडीशन और m1 इंटू m2 की कंडीशन, इन्हीं कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस को अभी चेकआउट कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। तो आपने देख लिया ये सारे क्वेश्चंस MHCT लेवल के हैं और स्टेट बोर्ड्स में भी जो MCQs आते हैं उन वेराइटीज़ के हैं, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट रहेगा जिन क्वेश्चनों में तो फिर वो जेई के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जेई में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से तो क्वेश्चन नहीं आता, स्ट्रेट लाइन से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर इसलिए हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। MHCT लेवल के लिए अच्छा रहेगा आपको। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब a 1 है, 2h 4 है, तो h आपका हो जाएगा 2 और b 1 है। और आपको एंगल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी। बस फार्मूला बेस्ड ही एग्जाम होता है MHCT लेवल का एग्जाम, सिंपली फार्मूला बेस्ड। अगर ये फार्मूला मालूम है आपको कोई इशू नहीं। a प्लस बी आपका 0 नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 2, h स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, a b 1 इंटू 1 1 ही होगा और a प्लस बी 2 होगा, 2 2 कट गया। तो यहाँ सिंपली tan इनवर्स ऑफ
√3 आया। tan इनवर्स ऑफ √3 किस में होगा, 60 डिग्री में होगा। काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को चेकआउट करते हैं। और इस क्वेश्चन को भी देखिए, अभी तक कि हमने सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, फिर एंगल बिटवीन द लाइंस, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने फिर से लास्ट वीडियो में एक कराया है कि यहाँ पे क्या दिया है, तो ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ये स्लोप्स के लिए यूज होता है, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स ax² + 2hxy + by² = 0 इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। तो मतलब अगर m1 को मैंने m ले लिया तो m2 को मुझे चॉइस ऑफ m लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। तो अब आपको ये फार्मूला मालूम है, m1 + m2 इज -2h/b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। 3m = -2h/b हो जाएगा। तो m = यहाँ से -2h/3b। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि m1 × m2 ये a/b होता है। m1 m है और ये m2 2m है, तो ये हो जाएगा 2m², क्योंकि m × 2m करेंगे ना, m × 2m करेंगे तो 2m² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a/b। हमको कंडीशन निकालना है सिर्फ जो इक्वेशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व है, मतलब a, h और b के टर्म्स में कंडीशन निकालना है, मतलब m को हटा देना है। ठीक है, ये तो हमने सपोज किया है कि m जो है एक स्लोप है। ओके, तो ट्वाइस m दूसरी लाइन का स्लोप है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 4h², करेक्ट है क्या, और ये हो जाएगा 9b², ठीक, और ये a/b। और अब आप सिंपली करिए, देखिए 4 × 2 कितना हुआ, 8h², और ये 9b² इधर जाएगा तो 9ab हो जाएगा, क्योंकि एक भी कट जाएगा। तो 8h² = 9ab, ये आपकी कंडीशन बनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी प्रूव करने के लिए आते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जेई लेवल का, एनडीए लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको फिर अब दूसरे कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो, उसके अतिरिक्त दूसरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बल्कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ही लगाना, जॉइंट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये एक्चुअली में आपका जेई का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बहुत आसानी से बना लेते हैं अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। ये लाइंस में बात करें, देखो xy = 0 और x + y = 1, इनसे ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, ये जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक लाइन x = 0 है, दूसरी लाइन y = 0 है, मतलब एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है, क्लियर है। और x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया बताइए, परपेंडिकुलर होते हैं। तो x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये x = 0 लाइन है और ये y = 0 लाइन है। ये यहाँ पे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म कि ये जॉइंट इक्वेशन है, तो यहाँ से दो इक्वेशन को सेपरेट कर लेना है। जैसे मैंने बोला था कि जेई में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि जॉइंट इक्वेशन में से इक्वेशंस को सेपरेट कर लेना और फिर पूरे स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फाइन, अब हमको तीसरी लाइन देखना है, x + y = 1 लाइन ये होगी, करेक्ट है, जो 1, 0 और 0, 1 से पास होगी, ये लाइन बन गई आपकी क्या, x + y = 1। तो अब आपके यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स 1, 0, दूसरा वर्टेक्स 0, 1 और तीसरा वर्टेक्स आपका 0, 0 है ना, ये ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो आर्थो सेंटर होता है ना, वही उसका राइट एंगल वर्टेक्स होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आर्थो सेंटर उसका राइट एंगल वर्टेक्स ही होता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो सीधा सीधा बात आ गया, आर्थो सेंटर इसका जो होगा वो इसका राइट एंगल वर्टेक्स ही होगा, राइट एंगल वर्टेक्स। और राइट एंगल वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है, 0, 0, इसलिए ऑप्शन ही। अब आते हैं थोड़ा सा आर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट में। पहली बात, आर्थो सेंटर क्यों राइट एंगल ट्रायंगल का उसका राइट एंगल वर्टेक्स होता है, क्योंकि आर्थो सेंटर एक्चुअली में जो ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, फिर इस वर्टेक्स से
इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, इस लाइन से, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, और जो तीनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम आर्थो सेंटर बोलते हैं। एल्टीट्यूड, तो ये तो ऑलरेडी एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, ये भी एल्टीट्यूड है। या आप बोलेंगे कि यहाँ से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला और इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, दोनों जहां मिल गए, इसका मतलब तीसरे वर्टेक्स से तीसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी वहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और ये आर्थो सेंटर हो गया। तो अब एक शॉर्टकट ट्रिक आपने नोट कर लेना है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका आर्थो सेंटर उसका राइट एंगल वर्टेक्स ही होगा। तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड था। और अब एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते स्टूडेंट्स, और ये मैं उस लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ले रहा हूँ कि मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था, वही क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यूज बना दिया है। मतलब ये देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस cy इक्वल टू 0। तो ये अभी हम उससे निकल गए, जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए, वही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है स्पेशली आपके बोर्ड्स में और एमएससीटी में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट करता है और उसकी सारी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो अब ये क्या है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होता है ना आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये होता है। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को कब रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको मानना चाहिए। और डेल्टा क्या है, डेल्टा इससे दिया जाता है a h g, ये डिटर्मिनेंट आपको मालूम होना चाहिए, b f और c, ये डिटर्मिनेंट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो सीधा सीधा आ जाता है, दैट इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, इसमें a का वैल्यू a है, क्लियर है, कोई इशू नहीं। ओके साहब, h का वैल्यू तो 0 हो गया, h 0 हो गया क्योंकि नो एक्स वाई टर्म्स, करेक्ट। फिर g का वैल्यू 2g इक्वल टू c है, तो g का वैल्यू c/2 हो गया, क्लियर है क्या, c/2। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी c/2। और अब b का आते हैं, b का वैल्यू b है। और अब आते हैं f में, f इक्वल टू c है, तो f का वैल्यू हो जाएगा फिर से c/2, करेक्ट है, तो ये c/2। और अब आते हैं किसके ऊपर, लास्ट c, इस c यहाँ पे 0 है, कोई c नहीं है, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है, ये c और ये c x और y के कोएफिशिएंट में, और हमारे जनरल इक्वेशन में ये c कांस्टेंट टर्म होता है। बस हो गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी कंडीशन आ जाएगी